Hi everyone, this is the 18th part of Unit 7, the p block elements. Last lecture में we discussed about the interhalogen compounds. Now with this part, let's start with this new group, that is group 18. ठीक है, हमने group 15 को discuss किया, then group 16, then 17 and this is the last group, that is group 18. Group 18 जो है इसे हम जानते हैं noble gases के नाम से, या तो noble family हम बोल सकते हैं. ओके एंड काफ़ी जगहों पे इनर्ट वर्ड भी यूज़ होता है, इनर्ट गैसेस. इनर्ट वाला जो टर्म है ये अभी थोड़ा कम यूज़ होता है, हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नोबल गैसेस वाला ही टर्म यूज़ करते हैं. सो ग्रुप 18 जो है दीज आर नोबल गैसेस. ओके, अब सबसे पहली चीज़ कि ग्रुप 18 में एलिमेंट्स कौन से हैं. सो दैट इज़ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन. इतने एलिमेंट्स हैं ग्रुप 18 में. इसका निमोनिक आपको याद होगा कि हीना और करीना की जेरोक्स रानी, आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए. सो आप किसी भी तरीके से याद रखिए. सो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है इतने एलिमेंट्स है उसमें. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात करें तो जो जनरल कन्फिग्रेशन है इस ग्रुप की दैट इज़ NS2NP6. ओके, दिस इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली फिल्ड कन्फिग्रेशन है. मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी या एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ करेगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी. नहीं, ऐसा नहीं. पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं तो 6 के 6 प्रेजेंट है. एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वो 2 के 2 प्रेजेंट है. सो ये जो कन्फिग्रेशन है ये कम्प्लीटली फिल्ड है, एकदम स्टेबल कन्फिग्रेशन है. अब ऐसी कन्फिग्रेशन की वजह से क्या होता है कि ये केमिकली अनरिएक्टिव होता है नेचर में. अब इतनी स्टेबिलिटी खुद है ही इस कन्फिग्रेशन में तो भला क्यों वो कहीं जाकर रिएक्ट करेंगे. सो दे शो अनरिएक्टिव नेचर. ओके, सो दे आर केमिकली अनरिएक्टिव. अब ये इतनी कम रिएक्टिविटी दिखाते हैं इसलिए इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं. अब रिएक्ट ही नहीं कर रहा ज़्यादा तो ज़्यादा कंपाउंड कहाँ से मिलेंगे. सो दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स, इनके कंपाउंड्स भी बहुत कम होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दीज नेचर्स इनकी वजह से क्या होता है, इनका टर्म जो नोबल गैसेस जो टर्म है इसे वो दिया गया है. So because of this, they are termed as noble gases. Now, talking about occurrence, all the noble gases except radon occur in the atmosphere. जितनी noble gases हैं उनमें से radon के अलावा, ओके, रेडॉन को छोड़ के जो बाकी नोबल गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर में ही मिल जाती है. एंड इनके अबेंडेंस की अगर बात करें तो दैट्स अबाउट 1% अप्रॉक्सीमेटली बाय वॉल्यूम. इस 1% में जो आर्गन होता है वो एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है. Then helium and sometimes neon found in minerals of radioactive origin, example pitchblende, monazite, cleavite. मतलब हीलियम हो गया एंड कई बार नियॉन भी ये मिनरल्स फॉर्म में मिल जाते हैं हमें रेडियो एक्टिव ओरिजिन में, जैसे पिच ब्लेंड हो गया, देन मोनाजाइट हो गया, क्लिविट हो गया. देन बहुत ही पॉपुलर कमर्शियल सोर्स जो हीलियम का है दैट इज़ नेचुरल गैस. देन जेनॉन और रेडॉन की बात करें तो ये काफ़ी रेयर एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के. रेडॉन जो है ये मिलता है हमें एज अ डीके प्रोडक्ट. जब रेडियम का डीके होता है तब जाके हमें रेडॉन मिलता है. दिस टेबल इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसा हमने अभी देखा, जनरल कन्फिग्रेशन जो है इस ग्रुप की दैट इज़ NS2NP6. एंड प्लीज़ रिमेंबर कि हीलियम के केस में हीलियम इज़ 1s2. ठीक है, हीलियम की कन्फिग्रेशन क्या होती है, इट इज़ 1s2. हीलियम के अलावा जो बाकी दूसरे एलिमेंट्स हैं जैसे हीलियम के बाद कौन सा आएगा, देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब की जो कन्फिग्रेशन होगी दैट इज़ गोइंग टू बी NS2NP6. ठीक है, हीलियम के केस में इट इज़ 1s2. Now, noble gases, they are inactive in nature due to their closed shell structure. इनका नेचर कैसा होता है, इनएक्टिव होता है. मतलब ज़्यादा एक्टिवली ये रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनके पास ऑलरेडी जो शेल स्ट्रक्चर है वो क्लोज्ड है, काफ़ी अच्छा खासा स्टेबल है, तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये ज़्यादा एक्टिवली रिएक्ट करे. सो दे आर इनएक्टिव इन नेचर ड्यू टू दिस क्लोज्ड शेल स्ट्रक्चर. आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो क्योंकि इनकी कन्फिग्रेशन इतनी अच्छी स्टेबल है, सो ऐसी स्टेबल कन्फिग्रेशन में से किसी इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालना दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी. ओके, सो ऐसी स्टेबल कन्फिग्रेशन की वजह से व्हाट हैपन्स कि दे शो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो इट शोज दैट जनरल ट्रेंड दैट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
विथ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इनकी कन्फिग्रेशन क्योंकि इतनी स्टेबल है, इनको कोई ज़रूरत ही नहीं होती, कोई टेंडेंसी नहीं बढ़ती इनकी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। ओके, सो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़ भी होगी वो काफ़ी हद तक लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है। दे आर मोनो एटॉमिक, मतलब ये सिंगल एटम्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते तो आपस में कंबाइन होने वाली बात नहीं आती। सो दे आर मोनो एटॉमिक, देन कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, देन ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, पानी में थोड़ा बहुत सॉल्युबल होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही टाइप का इंटरेक्शन होता है, दैट इज़ द डिस्पर्जन फोर्सेस। अभी ये डिस्पर्जन फोर्स भी आपस में जो होते हैं दे आर वीक इन नेचर, ठीक है। तो ऑलरेडी फोर्स इतना कमज़ोर है तो उसे तोड़ने के लिए एनर्जी भी बहुत कम लगेगी, थोड़ा टेम्परेचर दिया मतलब वो मेल्ट हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ दैट ओनली वन टाइप ऑफ इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन, ठीक है, एंड दैट इज़ वॉट इट इज़ वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम इट हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ 4.2 केल्विन, ठीक है, उतना बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। ये काफ़ी लो वैल्यू है, इट इज़ द लोएस्ट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस। एंड हीलियम की एक हटके प्रॉपर्टी होती है थोड़ी, कि ये बहुत अनयूजुअली डिफ्यूज़ हो जाता है। जो लैब मटेरियल्स होते हैं जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनके अंदर ये बहुत आसानी से डिफ्यूज़ हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्योंकि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इतनी अच्छी खासी स्टेबल होती है, फिल्ड होती है, सो ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव नेचर दिखाते हैं। ओके, सो दे आर लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू दैट कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, कम्प्लीटली फिल्ड है, अच्छा खासा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का केस क्या है, 1s2, ठीक है, हीलियम इज़ 1s2। इसके अलावा जो बाकी है दे शो NS2 NP6 configuration. Then they have high ionization enthalpy and more positive electron gain enthalpy. Ionization enthalpy इतनी स्टेबल कन्फिग्रेशन से एक इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालना दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी, सो दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है दैट शोज़ दैट सेम रीज़न, क्योंकि इतना स्टेबल होता है सो कोई टेंडेंसी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें, सो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़ काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाती है। नाउ जो इस ग्रुप का जो नाम है नोबल गैसेस, लाइक आई सेड कि काफ़ी हद तक पहले इनर्ट गैसेस भी हम यूज़ करते थे, इनर्ट गैसेस, तो ये टर्म अभी उतना अच्छे से यूज़ नहीं होता, मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अब नोबल गैसेस वाला टर्म यूज़ करते हैं। उसकी वजह क्या है कि मार्च 1962 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 18 के जो भी एलिमेंट्स है, ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट्स बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। ओके, इनमें कुछ हद तक रिएक्टिविटी है, कुछ कुछ एलिमेंट्स है ग्रुप 18 में जो रिएक्ट कर जाते हैं। तो जो हम ये टर्म देते थे इन्हें इनर्ट, इनर्ट का मतलब क्या, जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, उस कुछ पड़ी ही नहीं है कि आसपास आगे पीछे कहाँ क्या कुछ हो रहा है, कुछ भी चिंता नहीं है, तो अपने काम से काम रखना। ओके, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी है, कोरोना आ जाए, कुछ नहीं पड़ी, अपने काम से काम, ठीक है। सो ऐसी चीज़ को हम इस टर्म से स्टेट कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, तो वो इनर्ट सिचुएशन है जहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है आसपास का, कि कहीं रिएक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं। ओके, कम्प्लीटली इनर्ट, कुछ पड़ी ही नहीं है आसपास क्या हो रहा है। अब ये जो इनर्ट टर्म दिया था वो तो यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि नोबल जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स थे, ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल इनर्ट है। ओके, इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो रिएक्टिविटी दिखा रहे थे। ये कब पता चला, 1962 में, जब ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, तो वहाँ से ये जो इनर्ट टर्म था वो तो गलत पड़ गया, क्योंकि इनर्ट का मतलब तो यही होता है कि वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, बट ये तो कुछ हद तक रिएक्टिविटी दिखा रहे हैं, इसलिए वहाँ पे हम यूज़ करने लग गए दिस टर्म दैट इज़ नोबल। ओके, नोबल इन द सेंस कि ये ऐसा नहीं कि हर दूसरे तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ओके, ये बहुत स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशंस पे ही रिएक्ट करेंगे और कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के साथ ही रिएक्ट करेंगे। सो दे आर नोबल इन नेचर, बहुत कम रिएक्टिविटी है इनकी, बट येस ये रिएक्ट तो करेंगे, इनर्ट नहीं है पूरी तरीके से। जैसे हम गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनको जो नोबल एलिमेंट्स बोलते हैं, नोबल मेटल्स, ऐसा नहीं है कि गोल्ड रिएक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी, येस वो रिएक्ट करेगा, बट हर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, उसकी एक सर्टेन स्पेसिफिक एक कंडीशन है कि उन कंडीशंस या उन सर्टेन एलिमेंट्स के साथ ही वो रिएक्ट कर सकता है। सो यहाँ से हम नोबल गैसेस वाला टर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं अब से। सो लेट्स सी कि एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था।
इन 1962 एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट के नाम से, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसे रिएक्ट करवाया प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाया प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ तो एक कंपाउंड बना दैट वाज डाईऑक्सीजनाइल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5। ठीक है, ये कंपाउंड बना जो कि रेड कलर का कंपाउंड था नेचर में। अब यहाँ से एक ट्विस्ट मिला स्टोरी को कि अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ तो शायद ऐसा पॉसिबल हो कि जेनॉन भी रिएक्ट करे। अब ऐसा क्यों सोचा? बिकॉज ऑक्सीजन और जेनॉन आपस में कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ दिखाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होती है? इट इज़ 1175। वहीं पे जेनॉन जो है उसकी कन्फिग्रेशन हो जाती उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती है 1170। सो इट इज़ अ बिट क्लोज वैल्यू, है कि नहीं? 1175 एंड 1170 एग्जैक्टली सेम नहीं है बट आपस में काफ़ी क्लोज वैल्यूज़ हैं। सो इन चीज़ों की वजह से पता चलता है कि ऑक्सीजन और जेनॉन में कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। इवन जो डायमीटर हो गया इनका, डायमीटर इज़ अबाउट 4 एंगस्ट्रॉम इन कितना है? 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलती है ऑक्सीजन और जेनॉन में। तो जब नील बार्टलेट ने एक्सपेरिमेंट्स किए कि ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ और एक कंपाउंड बना रहा है, तो ही थॉट कि अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो जेनॉन भी कर सकता है। तब उन्होंने क्या किया? जेनॉन को रिएक्ट करवाया किसके साथ? प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये रिएक्ट हुआ तो ऑब्वियसली एक नया कंपाउंड बना। He prepared same type of compound with xenon and was successful in preparing another red color compound। ठीक है, यहाँ पे एक और नया कंपाउंड बना xenon का जब प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तब। तो इस चीज़ से, इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई xenon रिएक्ट तो करता है। ठीक है, रिएक्ट करके वो एक कंपाउंड बना रहा है, मतलब उसमें रिएक्टिविटी तो है। अब इस डिस्कवरी के बाद अब ये चीज़ पता चल गई कि xenon रिएक्ट कर रहा है, तो साइंटिस्ट थॉट कि अगर ग्रुप में एक एलिमेंट रिएक्टिविटी दिखा रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी एलिमेंट्स भी रिएक्ट करते होंगे। सो उन पे भी एक्सपेरिमेंट्स चालू हो गए। एंड सो आफ्टर दिस डिस्कवरी नंबर ऑफ xenon कंपाउंड्स मोस्टली विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैव बीन सिंथेसाइज्ड। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जहाँ पे xenon ने रिएक्ट कर दिया और एक नया कंपाउंड बनाया, इस डिस्कवरी के बाद xenon के और भी कई कंपाउंड्स फॉर्म किए गए मोस्टली विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके साथ कुछ कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए। अब xenon रिएक्ट कर रहा था तो बाकी एलिमेंट्स पे भी डिस्कवरीज हुई कि वो रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते। तो क्रिप्टन के केस में क्रिप्टन कंपाउंड्स आर फ्यूअर, वेरी मतलब कम होते हैं ये नेचर में। इसके कंपाउंड्स जैसे अगर हम डिटेल स्टडिंग की बात करें तो क्रिप्टन डाईफ्लोराइड जो है उसका वो एक कंपाउंड है जिसे डिटेल में स्टडी किया गया है। ठीक है, खाली यही एक कंपाउंड है जिसे डिटेल में स्टडी किया गया है क्रिप्टन के कंपाउंड्स में। एंड रेडॉन की बात करें तो रेडॉन के कंपाउंड्स में रेडॉन डाईफ्लोराइड जो है उसे सिर्फ अब तक आइडेंटिफाई किया गया है, मतलब इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड कि ये एक कंपाउंड है। उसे आइसोलेट करके, उसे सेपरेट करके अब तक उसमें डिटेल स्टडिंग नहीं हुई है। ओके, सो उसे सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया है कि ऐसा भी एक कंपाउंड बनाता है रेडॉन, सो दैट इज़ रेडॉन डाईफ्लोराइड। एंड बाकी जो बच्चे कुछ 3 एलिमेंट्स थे दैट इज़ आर्गन, नियॉन एंड हीलियम, इन्होंने अपनी परंपरा बरकरार रखी है, मतलब ये आज भी इनर्ट है। सो आर्गन, नियॉन और ये जो हीलियम है दे डोंट फॉर्म एनी कंपाउंड, मतलब इन्होंने रिएक्टिविटी नहीं दिखाई आर्गन, नियॉन और हीलियम ने। जबकि जो रेडॉन है, देन क्रिप्टन जो है एंड xenon, ओके, इन तीनों ने रिएक्टिविटी दिखाई और कुछ कुछ कंपाउंड्स बनाए। और जो आर्गन, नियॉन और हीलियम है दे फॉर्म नो कंपाउंड्स।